डेट है आज 8 जून 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे हम इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना तियानमेन स्क्वायर मैसेकर्स। मैसेकर का मतलब होता है जी हत्याकांड, एक साथ बहुत सारे लोगों की हत्या कर देना। ये तियानमेन स्क्वायर चाइना में जगह है जी, चाइना में। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, उसके पास वहाँ पे ये हत्याकांड हुआ था। इसकी 32nd एनिवर्सरी आई थी अभी। एनिवर्सरी का मतलब आप जानते हो, सालगिरह, वर्षगांठ। ये 4 जून 1989 को हुआ था जी ये मैसेकर। 4 जून 1989 को यहाँ पे हुआ क्या था, चाइनीज़ ट्रूप्स ने कुछ प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर को मार दिया था। प्रो डेमोक्रेसी का मतलब है जी जो लोकतंत्र चाहते थे, चाइना में चाहते थे कि लोकतंत्र आए और डेमोक्रेसी आए। प्रो का मतलब होता है जी जो सपोर्ट करते हैं, और जिस वी वर्ड के आगे लग जाए प्रो उसी को सपोर्ट करते हैं। तो डेमोक्रेसी का आगे प्रो लग गया, यानी कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले यानी कि सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी चाहते थे जी कुछ लोग यहाँ पे, स्टूडेंट जो छात्र थे। और यहाँ पे एक जगह है बीजिंग में तियानमेन स्क्वायर, उसके सामने जमा हो गए जी ये। और ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। प्रोटेस्ट का मतलब विद्रोह। तो चाइनीज़ ट्रूप्स आए और इन पे अटैक कर दिया। ट्रुप्स का मतलब है जी सेना, चाइना की सेना आई और इन पर अटैक कर दिया, और यहाँ पे हंड्रेड्स हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों लोग मारे गए एक साथ। तो इसी को बोलते हैं तियानमेन स्क्वायर मैसेकर, तियानमेन स्क्वायर मैसेकर। तो ये प्रोटेस्टर जो मेनली थे, प्राइमरीली स्टूडेंट थे यहाँ पे, जिन जो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे। और ये डिमांड कर रहे थे कि फ्री स्पीच हो, फ्री प्रेस हो, मतलब बोलने की आज़ादी हो। और जो प्रेस है जी यानी कि मीडिया हो गया जी आपका, प्रिंट मीडिया हो गया, जैसे अखबार हो गया जी आपका, या फिर न्यूज़ चैनल हो गए, इनको आज़ादी हो। ये चाइना में क्या है जी, अभी भी चाइना में ये है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते ये लोग। अखबार हुआ, कोई न्यूज़पेपर या आपका न्यूज़ चैनल हुआ, गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर सकते, आलोचना नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। तो ये आज़ादी चाह रहे थे ये लोग, ये स्टूडेंट थे जो जमा हुए थे 1989 में। तो यही था। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी योनटैप स्कीम। ये योजना चलाई है जी अभी लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। लद्दाख में, लद्दाख आपको पता है जी एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है 5 अगस्त 2019 को। इसे जम्मू एंड कश्मीर को अलग करके और लद्दाख को अलग करके लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दी अलग। और जम्मू एंड कश्मीर भी अलग एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। इसमें असेंबली है जी विधानसभा, लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबली। किसमें? जम्मू एंड कश्मीर में। और लद्दाख में नहीं है जी, ये विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें कोई विधानसभा नहीं है। इसमें सारा जो देखभाल है जी एडमिनिस्ट्रेशन की लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं। और इन्होंने ये स्कीम अभी चलाई है, लॉन्च की है, योन टैब स्कीम। इसमें टैब का मतलब है जी टैबलेट। टैबलेट का मतलब है जी वो खाने वाली टैबलेट नहीं है, बुखार की गोली समझो कभी आप। टैबलेट ये जी जैसे आपका मोबाइल, बड़ा मोबाइल होता है वो, वही टैबलेट है। इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स को, ये क्या है यूनियन टेरिटरी में डिजिटल लर्निंग के लिए इनकरेज किया जाएगा। डिजिटल लर्निंग का मतलब है जी ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए पढ़ाई को प्रमोट किया जाएगा इस स्कीम के जरिए। कैसे किया जाएगा? उन्हें टैबलेट बांटे जाएंगे जी, लगभग 12,300 टैबलेट दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को, जिससे कि उसमें क्या है पहले से ही ऑफलाइन ऑनलाइन कंटेंट दिया जाएगा, टेक्स्ट बुक्स दी जाएंगी। जैसे आपकी ऐप होती हैं जी, जैसे व्हाट्सअप की ऐप है, ऐसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ऐप है, ऐसे उनमें क्या है जी एप्लीकेशन होंगी। उन एप्लीकेशन के जरिए सारी टेक्स्ट बुक होंगी उसमें, जो क्लास 1 से लेके आपके सारे 12 तक, और इसमें मेनली होगा जी क्लास 6 से लेकर 12 तक की होंगी जी। सारे गवर्नमेंट स्कूल में जितना भी सिलेबस वगैरह होता है वो सारा ऑनलाइन आपको मिलेगा डेटा, अगर आप लद्दाख से हो तो इसलिए ये स्कीम है जी ऑनलाइन मतलब लर्निंग प्रमोट करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है अपना CBSE कोलैबोरेट्स विद माइक्रोसॉफ्ट टू इंट्रोड्यूस कोडिंग डेटा साइंस इन स्कूल्स। CBSE आप जानते हो जी, सेंट्रल बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन। ये क्या है जी, इसने अभी कोलैबोरेशन किया है, यानी कि संगठन किया है किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जी। ये क्या करेगी जी, क्लास 6 से लेकर 12 तक, 6वीं क्लास से लेकर 12वीं तक क्या है, ये स्कूल के बच्चों को जी कोडिंग और डेटा साइंस सिखाएगी। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है जी इंट्रोड्यूस करेगी CBSE के सिलेबस में कोडिंग और डेटा साइंस। कोडिंग का मतलब है जी एक तरह से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाएगी बच्चों को, और ये इसी सेशन से स्टार्ट होने वाला है। 2021-22 से ये सेशन स्टार्ट होगा, अभी कोरोना की वजह से लेट हो रहा है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे, यही था जिसमें नेक्स्ट है आई फैमिलिया। आई फैमिलिया क्या है जी, ये एक डेटाबेस है जी, डेटा तैयार किया जाएगा। डेटा में क्या होगा जी, इन्फॉर्मेशन होंगी किसके रिगार्डिंग? पर्सनस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होंगी जी, लोगों की कुछ इन्फॉर्मेशन, उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। क्या DNA है उनका, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या कहाँ से बिलोंग करते हैं, सारा कुछ डिटेल होगी जी आई फैमिलिया में। एक ग्लोबल डेटाबेस होगा।
इससे फ़ायदा क्या होगा जी, इससे जो भी पर्सन, मान लो कोई लोग खो जाते हैं जी, मिसिंग पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। जो मिसिंग हो जाते हैं, खो जाते हैं कोई लोग, उनको पता लगाया जा सकेगा जी कहाँ पे खोए हैं। इसकी वजह से ये किसने लॉन्च किया, ये ज़रूरी है जी, आई फैमिलियर जो ग्लोबल डेटाबेस है, ये लॉन्च किया है जी इंटरपोल ने। इंटरपोल आप जानते हो जी क्या है? इंटरपोल कई बार हमने पढ़ा भी है जी। इंटरपोल है जी इंटरनेशनल क्रिमिनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये 1923 में बनाई गई थी जी, 1923 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे जी? देखो जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से इंटरनेशनल पुलिस बोल सकते हो आप इसको। इसमें कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और ये पूरे वर्ल्ड वाइड क्राइम को ख़त्म करने के लिए काम करती है जी। ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल पुलिस या इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दोनों बोल सकते हो, और शॉर्टकट में बोलते हैं जी इंटरपोल इसको, इंटरपोल। इसमें क्या है, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं जी इसकी सहायता करते हैं वर्ल्ड वाइड क्राइम को, यानी कि अपराध को ख़त्म करने के लिए। 1923 में इसको बनाया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे जी? इसका मुख्यालय फ्रांस में जी, फ्रांस में। फ्रांस यूरोप में कंट्री है जी, वहाँ पे एक लियोन्स नाम की जगह है, वहाँ पे है जी इसका हेडक्वार्टर। तो ये जो आई फैमिलिया बनाया जी, इंटरपोल ने लॉन्च किया है, ये यही करेगा कि फैमिली के डीएनए के थ्रू मिसिंग पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, जिसकी वजह से क्या है, जो पुलिस है, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं जी इंटरपोल के, जो भी सदस्य कंट्री हैं, इसके सदस्य हैं, उनकी सहायता करेगा उनकी पुलिस को, ताकि ये जो भी केसेज हैं ऐसे मिसिंग पर्सन के, उनको सॉल्व किया जा सके। तो ये होगा जी इसमें। फैमिली डीएनए का मतलब तो समझते हो ना जी आप, आपके अंदर बॉडी में सेल्स में जी जीन्स होते हैं, क्रोमोजोम्स, डीएनए, ये सब तो जानते हो ना। तो उनके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा जी। नेक्स्ट क्या है जी? मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर। ये क्या है जी? एक सर्विस डिलीवरी सिस्टम बनाया है जी ये पंचायत के लिए। पंचायत तो आप जानते हो जी, विलेज एरियाज में पंचायत होती हैं जी, विलेज एरियाज में, यानी कि रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में, गांवों में पंचायत होती है। और पंचायत का एक हेडमैन होता है जी, हेडमैन, जिसे सरपंच भी बोलते हैं जी, प्रधान भी बोलते हैं। हर एक जगह में अलग अलग नाम होते हैं जी इसके, विलेज हेडमैन के। कहीं पे सरपंच, कहीं पे प्रधान, कहीं पे मुकद्दम, कहीं पे कुछ बोला जाता है इसको। ये क्या जी, इन्होंने अभी क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत ही है जी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, उसने ये लॉन्च किया है जी ये मॉडल। ये फ्रेमवर्क तैयार किया है, जितने भी क्या है आपका 11th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल। देखो जी, हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल, उनमें 11th शेड्यूल है जो जोड़ा गया था जी 1992 में। 1992 में 73rd अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। और 12वां शेड्यूल जोड़ा गया था जी 1992 में ही, 74th अमेंडमेंट इसी के साथ, 73rd के साथ ही ये अमेंडमेंट पास किया गया था 1992 में। इसके थ्रू 12th शेड्यूल जोड़ा गया, जिसमें अर्बन गवर्नमेंट के लिए, मतलब जो शहरी क्षेत्र हैं जी, अर्बन क्षेत्र में, ये 3 टियर जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया जी, 3rd टियर गवर्नमेंट का, 3rd टियर का मतलब ये है जी, देखो जी 3 टियर आते हैं जी, तीन टियर हैं जी हमारे गवर्नमेंट में, 3 टियर गवर्नमेंट है हमारी, मतलब कंट्री में, हमारे देश में। पहला तो जी सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और फिर है जी लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में आपकी पंचायत गवर्नमेंट आ जाती है जी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बोल सकते हो आप। और अर्बन गवर्नमेंट है जी, जिसमें म्यूनसिपालिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आती हैं जी। शहरी क्षेत्र है जी, जैसे शहर में म्यूनसिपल या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती हैं जी, जिनके एक प्रधान हेडमैन होते हैं जी। और पंचायती राज सिस्टम होती है विलेज एरियाज में। ये पंचायती राज सिस्टम विलेज एरियाज के लिए 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाई गई। देखो बहुत बार पीसीएस के एग्जाम में सिर्फ इतना पूछ लेते हैं, 73rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, तो पंचायती राज सिस्टम या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, ये इतना याद रखना है। और अर्बन सिस्टम के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए 74th अमेंडमेंट के थ्रू 3rd टियर गवर्नमेंट लेके आई गई। अभी ये पंचायती राज सिस्टम के लिए जी ये तैयार किया गया मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर। इसमें क्या करेंगे, जो 11th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल में 29 सेक्टर हैं जी, सब्जेक्ट हैं, जिनकी क्या है जी, जो पंचायत के लोग होते हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें, पंचायती राज सिस्टम, यानी कि सरपंच जो सर्विस प्रोवाइड करता है जी। जैसे मान लो उनका, मान लो रेजिडेंट सर्विस सर्टिफिकेट बनाना है, तो पहले सरपंच लिख के देगा जी, तब जाके वो डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। या कोई और सर्विस देनी है जी, राशन कार्ड बनवाना जी, तब भी ये पहले पंचायत में जी, पंचायत उसे सर्टिफाई करते हैं जी, यानी कि सरपंच। या फिर आपको राशन प्रोवाइड करते हैं जी पुअर पीपल को, मान लो जो बीपीएल फैमिलीज के लोग हैं जी, उनको राशन मिलता है हर महीने, राशन दाल चावल आपके, या फिर गेहूँ, ये मिलता है हर महीने। तो उनको कौन प्रोवाइड करता है जी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि सरपंच वगैरह प्रोवाइड करते हैं जी इनको। तो ये जो भी सर्विस है जी पंचायत में,
उनको क्या है जी, एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको अचीव करना है। एक तरह से इसका काम है इस सिटीजन चार्टर का, मतलब कि जो भी सर्विस डिलीवरी है उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से लागू करना है, मतलब लोगों के पास सर्विस अच्छी पहुंचे। सिटीजन चार्टर का मतलब ये है जी इसका। ये पंचायती राज जो मिनिस्ट्री है जी वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी जी, उसने प्रिपेयर किया गया है इसको। और किसके साथ मिलके प्रिपेयर किया है जी, किसके साथ मिलके बनाया है ये मॉडल पंचायती राज सिटीजन चार्टर बनाया है, जो ये किसके साथ मिलके बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। ये एक इंस्टीट्यूट है जी जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इसके साथ मिलके बनाया जी इसको। इसके सिग्निफिकेंस ये हैं जी, यही हैं जी जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए। क्या कि जो सिटीजन चार्टर होगा ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव डिलीवरी करेगा जी पब्लिक सर्विसेज की फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनहेंस सिटीजन सर्विस एक्सपीरियंस। देखो जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आप जानते ही हो जी क्या होता है, टू यूज़ द रिसोर्सेज, मतलब टू यूज़ द रिसोर्सेज, प्रेजेंट रिसोर्सेज की बात हो रही है जी, जो भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, विदाउट कंप्रोमाइज द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। देखो जी, जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो अभी है जी, आप हम अभी प्रेजेंटली जिंदा हैं, जितने भी रिसोर्स हैं जी, संसाधन है नेचुरल, जैसे मान लो जी पानी है, वाटर, वाटर है जी, इसको इतना ही यूज करें जितनी आपको ज़रूरत है, वेस्ट ना करें जी। क्योंकि आप वेस्ट करोगे, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, जैसे ग्राउंड वाटर अगर आप यूज करते हो, पृथ्वी से जल निकालते हो जी ट्यूबवेल की ट्यूबवेल की सहायता से, तो ये क्या है जी, वाटर लेवल घटता जा रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल। और एक जगह ऐसा होता है जी, कई कई जगह पे वाटर लेवल क्या है जी, बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, ग्राउंड वाटर ख़त्म हो गया, अब निकलता ही नहीं है। इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं। और ये आपको जी 2018 में जी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, नीति आयोग के बारे में तो आप सब जानते ही हो जी। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, कंपोजिट वाटर इंडेक्स, कंपोजिट वाटर इंडेक्स। इसमें बताया गया था जी लगभग 2025-30 तक बहुत सारी सिटी ऐसे होंगे जी हमारी कंट्री में जिनमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा जी, ग्राउंड वाटर, उनमें टैंकरों से पानी पहुंचेगा जी, फिर समझ रहे हो। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए ज़रूरी है जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें रिसोर्स को इतना यूज करना है जितनी ज़रूरत है, और बिना अपनी जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है जी उसकी नीड को बिना कंप्रोमाइज़ किए, मतलब वो भी जो बचे कुछ रिसोर्स हैं वो यूज कर सकें ऐसे जी। और साथ साथ मान लो जी जिन रिसोर्सेज को हम रीजनरेट कर सकते हैं जी, जैसे पेड़ पौधे हमने काट दिए जी, ट्रीज़ वगैरह, अब इनको दोबारा भी लगा सकते हैं, तो इनको हम दोबारा से रीजनरेट भी करें, दोबारा से लगाएं। और कोई भी मान लो बिल्डिंग वगैरह कुछ भी बनाएं तो इस तरह से बनाएं जी कि इन्वायरमेंट पे उसका इफेक्ट बहुत ही कम पड़े। तो यही है जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें कैसे देखा जाएगा जी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में सर्विस डिलीवरी की जाएंगी जी इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट तरीके से, विदाउट एनी करप्शन, भ्रष्टाचार के बिना। तो इसमें जो सिटीजन सर्विस है जी, जो नागरिकों को सेवा प्रोवाइड की जाती है उनको बढ़ाया जाएगा, इन्हेंस किया जाएगा, जिससे इंक्लूसिव और अकाउंटेबल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आएगी। और ये क्या करेगा जी, जो भी मान लो सर्विसेज डिलीवर की जाती हैं, डाइवर्स तरीके से सर्विस डिलीवरी की जा सकेगी। अभी इसकी नीड क्या है जी, जो सिटीजन चार्टर बनाया है ये मॉडल पंचायत के लिए जी, ज़रूरत इसलिए है जी, देखो आपको अभी पहले हमने डिस्कस किया, पंचायत क्या है जी, थर्ड टीयर गवर्नमेंट है जी रूरल एरियाज़ में, और ये क्या है, वहाँ पे फर्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं जी, मतलब लोकल लेवल पे जी फर्स्ट लेवल को, वैसे तो हैं जी थर्ड टीयर गवर्नमेंट, थर्ड टीयर गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बाद तीसरे नंबर पर आती है, लेकिन लोकल पीपल के लिए तो जी फर्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना ये। लोकल पीपल तो अगर किसी को जी कुछ ज़रूरत है तो वो यहाँ पे थर्ड टीयर गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास अपनी डिमांड लेके जाता है जी। कोई भी गांव में जैसे लोग रहते हैं जी, सरपंच के पास जाते हैं, तो उनके लिए तो फर्स्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गई ना। इस तरह से जो पंचायती राज है जी रूरल एरियाज में लगभग इंडिया की 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है जी, रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र। तो इसलिए ये सिटीजन चार्टर ज़रूरी है जी। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जी उसके आर्टिकल 243 जी में जी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं जिनको पंचायती राज इम्प्लीमेंट करता है जी, जैसे हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, शिक्षा, न्यूट्रिशन जी, पोषक तत्व, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ गांव वगैरह रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करना। तो इनको इन्हेंस करने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए इन सर्विसेज को ये सिटीजन चार्टर लेके आया गया है, क्योंकि पंचायत ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं जी इन बेसिक सर्विस की डिलीवरी के लिए। अब स्टेट गवर्नमेंट जी, सीएम तो आएगा नहीं जी,
उनको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देने के लिए गांव में, ये सब सरपंच का काम होता है, समझ गए। अब सिटीजन चार्टर होता क्या है जी, ये भी जान लेते हैं थोड़ा। वैसे तो जान ही लिया, ये एक इनिशिएटिव है जी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है जी। जो भी सिटीजन, मान लो जी, जो नागरिक कोई प्रॉब्लम परेशानी झेल रहे हैं, उनकी परेशानी ख़त्म करने के लिए और उन्हें एफिशिएंट तरीके से पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी की जा सके। मतलब कोई भी पब्लिक सर्विस, गवर्नमेंट की सर्विस कुछ भी लेना चाहें जी, जो भी मान लो गवर्नमेंट कोई योजना बना रही है जी, स्कीम बना रही है, योजना बना रही है, उसका फ़ायदा किस तक, नागरिक तक पहुँचाया जा सके, सिटीजन तक, इसलिए सिटीजन चार्टर को लाया जाता है जी। ये कंसेप्ट है जी जो ट्रस्ट इन्हेंस करता है किसके बीच में, सर्विस प्रोवाइडर और यूजर्स के बीच में। सर्विस प्रोवाइडर कौन है जी, गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर या आपके हो गए जी पंचायत यानी कि सरपंच साहब, और यूजर्स कौन हो गए, सिटीजन, नागरिक, गांव के लोग। उनके बीच में ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए सिटीजन चार्टर का कंसेप्ट लेके आया गया था जी। और सिटीजन चार्टर देखो जी हमारी कंट्री में पहली बार इम्प्लीमेंट नहीं किया था। देखो जी सिटीजन चार्टर आप सिर्फ सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हो, एक डॉक्यूमेंट है जी, बस ये कागजों पे ये लिखा हुआ है जी सिटीजन चार्टर। और सिटीजन चार्टर कैसे कैसे उपयोग करना है कि ताकि सर्विस डिलीवरी अच्छे तरीके से हो सके, बस सर्विस डिलीवरी आपको वर्ड याद रखना है जहाँ पे सिटीजन चार्टर आ जाए। मतलब लोगों को जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, सरकार सेवा देती है, स्कीम योजना का लाभ पहुँचाए पब्लिक तक अच्छे तरीके से, इसलिए सिटीजन चार्टर इम्प्लीमेंट किया जाता है जी, सिंपल से सिंपल तरीके में ये। और सिटीजन चार्टर हमारी कंट्री में सबसे पहले इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, सबसे पहले ये यूनाइटेड किंगडम में 1991 में लाया गया था जी, ये सिटीजन चार्टर का कंसेप्ट कि सिटीजन एक नाम दे दिया गया कि अच्छी से अच्छी सर्विस डिलीवरी की जाए नागरिकों को, तो एक ये प्रिंसिपल बना दिया जी, सिटीजन चार्टर का एक कंसेप्ट लेके आ गए। और ये 6 प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है जिसके 6 सिद्धांत होते हैं। एक तो जी नंबर 1 है क्वालिटी, कि क्या है जी, जो भी आप सर्विस दो क्वालिटी की हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है जी चॉइस, जहाँ पे भी वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ पे भी पॉसिबल हो सके कस्टमर को यानी कि सिटीजन्स को चॉइस हो जी, वो कौन से तरीके की सर्विस लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है जी स्टैंडर्ड, एक रूल होने चाहिए जी, मतलब क्या है, स्पेसिफाई व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड हाउ टू एक्ट इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट। अगर रूल्स और रेगुलेशन नहीं इंप्लीमेंट हो रहे हैं तो जी आप कैसे एक्ट करोगे उसको भी स्पेसिफाई करते हैं जी सिटीजन चार्टर में। और वैल्यू, वैल्यू का मतलब है जी जो भी टैक्स पेयर्स हैं जी उनकी मनी की वैल्यू हो, क्योंकि जो लोग टैक्स भरते हैं जी वो इसलिए तो भरते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट सर्विस दे, गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करे, सेवा दे, तो उनकी वैल्यू हो जी। नेक्स्ट कंसेप्ट था जी अकाउंटेबिलिटी, इंडिविजुअल्स की एंड ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटेबिलिटी हो जी कि वो इनको सर्विस प्रोवाइड करें अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है जी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता भी हो जी कि क्या है, करप्शन ना हो कहीं पे, कि लोगों के लिए कोई सर्विस लाई गई है और बीच में ही गवर्नमेंट ऑफिसर अपने लिए उस मनी को यूज कर रहे हैं, तो ऐसा भ्रष्टाचार देखने को ना मिले जी। या फिर सर्विस डिलीवरी तो कर रहे हैं जी, देखो जी लोगों के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई कि उन्हें क्या जी फ्री में राशन दिया जाएगा, वीट और चावल, और बीच में सरकार के जो कर्मचारी होते हैं जी यानी कि पब्लिक ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकारी कर्मचारी, वो क्या करते हैं, रिश्वत लेके इनसे कहेंगे जी गरीब लोगों से आप 50-50 रुपये दीजिए या 100-100 रुपये दीजिए तभी आपको मिलेगा जी मुफ्त में अनाज और ये सब कुछ। तो ये नहीं देना पड़ता जी, दे देते हैं बेचारे, ये नहीं पता नहीं होता कुछ कहाँ पे कंप्लेंट करे कैसे, और फिर डरते भी हैं कौन पुलिस के चक्कर में पड़े। तो इस तरह से कोई करप्शन ना हो जी, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सर्विस डिलीवरी, इसलिए ये 6 प्रिंसिपल हैं जी जिस पे सिटीजन चार्टर बेस्ड होता है। ये 6 के 6 प्रिंसिपल जी आपको ये पूरे लिख लेने हैं और याद कर लेने हैं। अब इंडिया में जी ये कंसेप्ट कब लाया गया जी, देखो जी सिटीजन चार्टर का कंसेप्ट सबसे पहले जी लाया गया 1997 में, एक मीटिंग हुई थी जी चीफ मिनिस्टर की, जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के मिनिस्टर हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के, उनकी मीटिंग हुई थी, उसको जी कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग बोल रहे हो कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ये 1997 में हुई थी जी, और ये दिल्ली में हुई थी जी, नेशनल कैपिटल में। तो इसमें इस सिटीजन चार्टर के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया गया सबसे पहले इंडिया में 1997 में। तो यही था जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी NPR स्लिप्स वैलिड फॉर लॉन्ग टर्म वीजाज। देखो जी लॉन्ग टर्म वीज़ा, पहले वीज़ा समझो, वीज़ा तो पता ना आपको क्या होता, वीज़ा एक डॉक्यूमेंट होता है जी, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया जी, ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट होता है। और जैसे मान लो हमारे यहाँ से कोई पर्सन, ए पर्सन हमारे यहाँ से जी इंडिया से मान लो UK जा रहा है, यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम से जी उसे वीज़ा लेना पड़ता है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट, तभी जाके वो यूनाइटेड किंगडम में जा सकता है।
या हमारे इंडिया में कोई पर्सन आना चाह रहा है जी, तो उसे इंडिया से वीज़ा लेना पड़ता है जी, परमिशन लेनी पड़ती है, तभी इंडिया में आता है जी कोई भी पर्सन बाहर से, बाहर देश का कोई भी फॉरेन कंट्री है जी। तो ये क्या, अब जैसे इंडिया का जी बाहर जा रहा है जी यूके में, तो यूके जाके वीज़ा लेके आएगा? यूके नहीं जाएगा जी। देखो इंडिया में ही ऑफिस खुले होते हैं गवर्नमेंट के, इंडिया में ही ऑफिस खुले रहेंगे यूके के, तो वहाँ पे ऑफिस में जाएगा जी, जो एम्बेसडर के ऑफिस होते हैं जनरली, एम्बेसडर, और एम्बेसडर के नीचे कर्मचारी होते हैं जी इनके नीचे उसी देश के, तो वो वीज़ा देते हैं जी। और अब तो ऑनलाइन सिस्टम है जी, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो जी ऑनलाइन, और आपको वीज़ा मिल जाता है। तो ये अभी इंडिया ने जी लॉन्ग टर्म वीज़ा का कंसेप्ट लेके आए जी, लॉन्ग टर्म वीज़ा वैलिड कर दिया है जी नेशनल स्लिप को, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर स्लिप है। एनपीआर का मतलब है जी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये एक रजिस्टर है जी एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसमें क्या करते हैं जी, जितनी भी पॉपुलेशन होती है ना हमारी कंट्री में, चाहे सिटीजन हो हमारी कंट्री का, नागरिक हो जी चाहे हमारी कंट्री का, और चाहे नॉन सिटीजन हो, चाहे हमारी कंट्री का नागरिक ना भी हो, जो भी हमारी कंट्री में लोग रह रहे हैं यहाँ पे, उन सब का जी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है जी। इस रजिस्टर में सबका नाम लिखा होता है, क्या करते हैं क्या नहीं, सब फैमिली के बारे में पूरी डिटेल होती है जी एनपीआर में। तो जो एनपीआर की एक स्लिप दे दी जाती है जी, जैसे एनपीआर में रजिस्टर हो गया जी, आपके घर घर पे जाके कुछ जाते हैं जी ऑफिसर, और आपके घर पे सारी जानकारी लेके आते हैं जी, तो वो एक स्लिप दे के चले जाते हैं जी। स्लिप, वो स्लिप क्या है जी, लॉन्ग टर्म वीज़ा लेने के लिए जी वैलिड रहेगी। ये अभी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जी लागू कर दिया है, समझ रहे हो। जैसे कोई बाहर का रह रहा है जी हमारे यहाँ पे, और वो क्या है जी, अभी उसके पास सिटीजनशिप नहीं है, हमारे भारत का नागरिक नहीं है, और वो क्या है जी लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहता है काफ़ी लंबे समय तक, यानी कि 180 डेज से ज़्यादा दिन के लिए, तो वो क्या है जी उसे वीज़ा लेना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के रहने के लिए। देखो जी पहले वीज़ा लेके आया था वो हमारे देश में, लेकिन काफ़ी समय तक रह रहा है जी, और आगे भी उसे रहना चाहता है वो, तो उसे क्या है जी लॉन्ग टर्म वीज़ा लेना पड़ेगा जी, फिर और अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अपनी जो, जैसे मान लो 2 महीने का वीज़ा लिया था, 2 महीना ख़त्म होने से पहले फिर दोबारा वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा उसे। तो वो वीज़ा अप्लाई करने के लिए जी जो एनपीआर की स्लिप मिलती है ना, ये तो सबको मिलती है एनपीआर की स्लिप, जो हमारे यहाँ पे देश में रह रहे हैं जी उनको सबको मिलती है, तो वो लॉन्ग टर्म वीज़ा लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं जी एनपीआर स्लिप के जरिए, ये बात है जी इसमें। तो यूनियन होम मिनिस्टर ने अभी क्लेरिफाई किया है, जो भी माइग्रेंट्स हैं जो बिलोंग करते हैं 6 नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज से, देखो जी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन कंट्रीज से जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं मुस्लिम को छोड़ के, क्योंकि आपको पता है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मेजॉरिटी पीपल कौन है जी, सबसे ज़्यादा पीपल मुस्लिम धर्म के हैं। उस धर्म को छोड़ के 6 धर्म के लोगों के लिए ये अप्लाई किया जी, वो लॉन्ग टर्म वीज़ा ले सकते हैं एनपीआर स्लिप के जरिए, अपने आप इनरोल करा सकते हैं जी वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो स्लिप मिलेगी उन्हें, और उसमें जी इनरोलमेंट नंबर होगा एक स्लिप में, उसके जरिए लॉन्ग टर्म वीज़ा ले सकते हैं जी। बैकग्राउंड क्या जी, देखो जी बैकग्राउंड ये है, एनपीआर जो नंबर है ना जी, ये ऐसे 10 डॉक्यूमेंट हैं जी जिनके जरिए हम लॉन्ग टर्म वीज़ा दे सकते हैं किसी भी बाहर के सिटीजन को, मतलब हमारे यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं जी उनको दे सकते हैं, लेकिन उनमें अब एनपीआर भी रख दिया जी, इसके जरिए भी आप लॉन्ग टर्म वीज़ा ले सकते हो। और ये क्या है जी अक्वायर कर सकते हैं फिर बाद में इंडियन सिटीजनशिप भी, जैसे मान लो इन्हें काफ़ी समय हो गया जी लॉन्ग टर्म वीज़ा ले लिया जी इन्होंने 180 डेज से ज़्यादा, और ये काफ़ी समय तक यहाँ रह गए जी, 7 साल 10 साल 12 साल, तो ये जी फिर सिटीजनशिप के लिए भी, इंडिया की सिटीजनशिप के लिए, नागरिकता के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अक्वायर कर सकते हैं जी, ले सकते हैं भारत की नागरिकता। 2 तरीके से ले सकते हैं जी, नेचुरलाइजेशन के जरिए और रजिस्ट्रेशन के जरिए। अंडर सेक्शन 5 नेचुरलाइजेशन, अंडर सेक्शन 6 रजिस्ट्रेशन, ये सिटीजनशिप एक्ट है जी हमारा 1955 का, इसके जरिए क्या है जी 5 तरीके से सिटीजनशिप भारत की नागरिकता ली जा सकती है, समझ गए। उनमें से ये नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन, ये 2 कंसेप्ट हैं, उनके जरिए ये ले सकते हैं जी सिटीजनशिप। कौन कौन ले सकते हैं जी, 6 कम्युनिटी ले सकती हैं जी, ये है जी हिंदू, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट, इन धर्म के लोग, अगर वो 3 कंट्रीज से यहाँ पे आए हैं। 3 कौन कौन सी कंट्री है जी, जो ऊपर में हमने देखी थी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और कौन सा था जी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 कंट्रीज से अगर ये इस धर्म के लोग आए जी, वो सिटीजनशिप ले सकते हैं लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करके, और जो इनके पास एनपीआर स्लिप होगी इसके जरिए लॉन्ग टर्म वीज़ा लेंगे, और फिर आगे सिटीजनशिप भी ले सकते हैं इसके जरिए। तो इसलिए जी ये एनपीआर वैलिड किया गया है लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए। ये स्पेशल प्रोविज़न क्या है जी, लॉन्ग टर्म वीज़ा की पहली बार नहीं की गई है, पहले भी 2011 में की गई थी हिंदू और सिख जो
पाकिस्तान अफगानिस्तान से इंडिया में आए थे उनके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी लॉन्ग टर्म वीज़ा की। अब ये लॉन्ग टर्म वीज़ा होता क्या जी, वैसे तो हमने जान ही लिया है। ये क्या जी, कोई भी फॉरेनर है, विदेशी है, हमारे यहाँ पे नॉन इंडियन रेजिडेंट और नॉन इंडियन ओरिजिन का है जी, कोई हमारे इंडियन ओरिजिन का नहीं है, मतलब उसके माँ बाप इंडिया के नहीं है जी, समझे, और ना ही वो इंडिया का है, इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है, तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है जी। मतलब अगर वो 6 महीने से ज़्यादा यानी कि 180 डेज से ज़्यादा रहना चाहता है कंटिन्यूसली इंडिया में, तो उसे जी लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और ये मेनली जो वीज़ा दिया जाता है या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया जाता है जी, मतलब कोई यहाँ पे काम कर रहा हो, रोजगार, मतलब जी कोई नौकरी कर रहा हो, या उसे जी स्टूडेंट वीज़ा, एंट्री या स्टूडेंट वीज़ा के लिए जी दिया जाता है, कोई पढ़ाई कर रहा हो। इसके बेनिफिट क्या है जी, लॉन्ग टर्म वीज़ा के बेनिफिट यही है जी, कोई भी मान लो जी कोई भी नेबरिंग कंट्री से माइनॉरिटी कम्युनिटी बिलोंग करती है तो वो लॉन्ग टर्म वीज़ा ले सकते हैं जी। इसके ज़रिए लॉन्ग टर्म वीज़ा लेके वो यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए जी स्मॉल हाउस परचेज कर सकते हैं, मतलब रहने के लिए अपनी फैमिली के लिए घर ले सकते हैं जी इंडिया में, भले ही उनके पास सिटीजनशिप नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म वीज़ा है। और उसके बाद यहाँ पे कोई बिज़नेस भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं जी, अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं, मान लो कोई फैक्ट्री खोल ली या फिर कोई दुकान खोल ली या कोई अपना कोई और बिज़नेस कर लिया। और वो जी यहाँ पे आधार कार्ड भी बनवा सकते हैं, अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड भी बनवा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा सकते हैं जी। और यहाँ पे जी लॉन्ग टर्म वीज़ा के थ्रू प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, बाई प्रॉपर्टी यानी कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जी। अब ये एनपीआर क्या है जी, एनपीआर वैसे तो हमने देख लिया जी, और पढ़ लेते हैं। एनपीआर क्या है जी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसे फर्स्ट टाइम कंपाइल्ड किया गया था 2010 में, जब उसके बाद जी विद डिकेडल सेंसस एक्सरसाइज लेटर अपडेटेड इन 2015, 2015 में दोबारा अपडेट किया गया था। ये एक रजिस्टर ही होता है जी। अभी तो देखो पहले तो क्या है, जब तक इंटरनेट नहीं आया था और ऑनलाइन सिस्टम नहीं आया था तब तक तो ये एक रजिस्टर में रजिस्टर किया जाता था, किसी भी जो भी रेजिडेंट रहता था, यूजुअल रेजिडेंट हमारे इंडिया में जी। लेकिन अब तो आपको पता है जी इंटरनेट आ गया, सब टैबलेट वगैरह, लैपटॉप वगैरह, मोबाइल में ही सब कुछ हो जाता है सारा कुछ। तो अब क्या है जी, आपके घर घर में जो लोग आएंगे टैबलेट या मोबाइल लेके आएंगे, उसमें रजिस्टर करेंगे आपका नाम, सब कुछ आपके बारे में डिटेल, माता पिता के बारे में डिटेल, तो इसमें एक रजिस्टर ही होता है। अब ऑनलाइन रजिस्टर होगा जी, जिसमें डिटेल रजिस्टर की जाएगी, सब कुछ उसके विलेज के बारे में, विलेज लेवल में जी कुछ क्या चेंज हुए जी, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन के बारे में, कहीं पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में वो गया है पिछले सालों में कहीं पे, तो सारी डिटेल होगी जी उसके बारे में। नेक्स्ट फेज एनपीआर का होगा जी, इसमें क्या होगा, डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, फादर और मदर की इसमें जी इंक्लूड की जाने की इच्छा जताई जा रही है। मतलब नेक्स्ट जो एनपीआर होगा उसमें माता पिता के बर्थ प्लेस भी और उनकी डेट भी मेंशन की जाएगी। और यही क्या है जी, कंटेंशियस इशू है जी, मतलब इसी पे विवाद होता रहता है जी। कुछ क्या है जी, विरोधी जो क्रिटिसाइजर होते हैं जी, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं जी कि अगर एनपीआर में ये माता पिता का ये नाम, मतलब उनके प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे जन्म हुआ है और कौन सी डेट है, ये क्यों इंक्लूड की जा रही है। आप उस जिस बंदे का नाम इंक्लूड कर रहे हो उसके बारे में डिटेल लो, उसके माता पिता के बारे में डिटेल क्यों ले रहे हो जी। कुछ क्रिटिसाइजर इसको अपोज करते हैं। तो लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट लगाया जा रहा है जब नेक्स्ट फेस होगा एनपीआर का तो उसमें ये सारी डिटेल भी ली जाएंगी। और लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी लिया जाएगा। मदर टंग क्या है जी, मदर टंग का मतलब आप कौन सी भाषा बोलते हो जी, ये सब लिखा जाएगा उसमें। जो नेक्स्ट फेस होना था जी वो 2021 में होना था जी। जो सेंसस होनी थी ना, हर 10 साल में आपको पता है जी जनगणना होती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी जी सेंसस, और इस साल की 2021 में होनी थी जी, लेकिन लेट हो रही है कोविड-19 की वजह से जी। पेंडेमिक आ गया, आपको पता है जी, पोस्टपोन कर दी गई है ये। हाउसिंग लिस्टिंग होती है जिसमें, और हाउसिंग सेंसन होनी थी, घरों की जनसंख्या भी होनी थी, इसमें लिस्टिंग होनी थी, तो लेकिन डेट हो गई। अब देखो जी, जो एक्विजिशन या डिटर्मिनेशन किया जाता है इंडियन सिटीजनशिप का, वो क्या है जी, 5 तरीके से किया जाता है। ये 5 लिख लो जी, इसमें 5 तरीके से, 5 वेज हैं जी इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए। कौन कौन से जी, एक तो बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन। और पांचवा कौन सा है जी, पांचवा है जी एक्वायर ऑफ प्रॉपर्टीज। जैसे मान लो जी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, पांचवा नंबर लिख लो आप, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बाय इंडिया, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी बाय इंडिया। मान लो जी, जैसे मान लो इंडिया, मान लो जी नेपाल को अपने अंदर ही मिला ले, इंडिया का पार्ट बन जाए, तो नेपाल के जितने भी लोग हैं जी ऑटोमेटिकली भी इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे, नागरिक बन जाएंगे। तो 5वें पॉइंट का ये मतलब है जी। और पहले 4 कौन कौन से जी, उनको समझते हैं। सिटीजनशिप लेने, कोई भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो कैसे ले सकते हैं। देखो जी, एक एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, सिटीजनशिप एक्ट 1955। उसके जरिए बर्थ के नाम पे, अगर मान लो जी किसी इंसान का इंडिया में जन्म हुआ है
और उसके माता पिता या कोई भी एक पेरेंट कौन है, भारत का सिटीजन है जी, नागरिक है, और दूसरा पेरेंट इलीगल इमाइग्रेंट नहीं है, इलीगल माइग्रेंट नहीं है, इमाइग्रेंट नहीं है जी, मतलब अवैध तरीके से नहीं रह रहा हो। जैसे मान लो जी उसकी मम्मी इंडिया, मतलब उसकी माँ है जी, मम्मी मान लो, मम्मी कहते हैं आजकल माँ को, तो जी ये वो इंडिया की सिटीजन है जी उसकी मम्मी, और उसके पापा क्या है जी, इंडिया के सिटीजन नहीं है, लेकिन वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है, मतलब अवैध तरीके से नहीं रह रही जी, समझ रहे हो। तो उसे उसके बच्चे को जी ऑटोमेटिकली बर्थ के बेस पे सिटीजनशिप मिल जाएगी, समझ गए हो। या फिर उसके पापा सिटीजन है जी और मम्मी इलीगल नहीं है तो भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जी डिसेंट। डिसेंट का मतलब है उसके माता पिता में से जी दोनों या तो उनके पास सिटीजन है, भारत के नागरिक है, या एक है उनमें से और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं है, और उसका जन्म लेकिन हुआ है जी इंडिया से बाहर, मान लो कहीं घूमने गए जी, बाहर जन्म हुआ है, तो उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी जी इंडिया की। नेक्स्ट है जी रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। अब रजिस्ट्रेशन से कैसे मिलती है जी, रजिस्ट्रेशन से मिलती है जी उन, जैसे बर्थ भी इंडिया में ना हुआ, ना इंडिया से बाहर हुआ हो, ना कोई इंडिया का उसका माता पिता सिटीजन हो जी, समझ गए, लेकिन फिर भी ले सकता है जी, कैसे, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जी, और जो 7 साल से इंडिया में रहता हो, मतलब 7 साल से इंडिया में रह रहा हो जी, और इंडियन ओरिजिन का पर्सन हो। कहने का मतलब ये जी, वो उसका माता पिता पहले इंडिया के हों, लेकिन बाद में मान लो ब्रिटेन, यूके, अमेरिका चले गए हों, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली हो, लेकिन पहले इंडिया के ही थे, और उसका बच्चा जी हाँ इंडिया में 7 साल से रह रहा है और वो इंडिया के सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन के थ्रू ये मिल जाएगी, समझ गए हो। तो ये जी किसी भी कंट्री का हो, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइड इंडिया। ये जब की बात हो रही थी जब भारत आज़ाद हुआ था, मतलब पाकिस्तान इंडिया एक थे, उससे पहले इंडिया से बाहर रहता हो, इंडियन ओरिजिन का हो पर्सन, तो भी ले सकता है। और 7 साल मतलब रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से पहले जी 7 साल हो, या कोई पर्सन ऐसा हो जी, जैसे मान लो जी हु इज़ मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन एंड इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर 7 ईयर्स। देखो जी कोई भी पर्सन इंडियन ओरिजिन का ना हो, मान लो उसके माता पिता जी उसके इंडिया के ना रहे हों पहले, लेकिन अगर मान लो जी उसने इंडिया के किसी औरत से, आदमी से शादी कर लीजिए, तो भी वो 7 साल से रह रहा हो तब भी वो ले सकता है रजिस्ट्रेशन के जरिए, समझ गए। दो तरीके हैं, या तो शादी करके, या फिर आपके माता पिता इंडियन ओरिजिन के हो जी, तब दो तरीके से रजिस्ट्रेशन में ले सकता है जी। या फिर उसके माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। मान लो जी कोई माइनर चिल्ड्रन है, 18 साल से कम का बच्चा है जी, और बहुत सालों से बाहर रह रहा है, यूके रह रहा है, उसे मान लो जी यूके या अमेरिका रह रहा है जी, यूएसए की सिटीजनशिप है उसके पास, लेकिन वो उसकी सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है और इंडिया के लेना चाहता है, और उसके माँ बाप है जो इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया के सिटीजन है, तो भी उसको बच्चों को दी जा सकती है जी रजिस्ट्रेशन के जरिए, समझ गए। नेक्स्ट है जी नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन में क्या होता है जी, मान लो कोई भी पर्सन है जी इंडिया में रह रहा है, मतलब वो पहली 3 कंडीशन में फुलफिल नहीं करता, ना तो बर्थ में ना करता हो जी डिसेंट वाली कंडीशन में, और ना ही रजिस्ट्रेशन वाली कंडीशन में। फिर तीसरा तरीका उसका, मतलब चौथा तरीका ये है जी नेचुरलाइजेशन के जरिए। वो कैसे जी, वो 12 साल तक रह रहा हो जी इंडिया में, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, मतलब साधारण तरीके से जी 12 साल तक इंडिया में रह रहा हो, तो वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता एक्वायर कर सकता है। उनमें से जी 1 साल, जैसे आज रजिस्टर कर रहा है, आज रजिस्टर करने से पहले लगातार 1 साल पहले वो इंडिया में रहा हो, समझ रहे हो, और बाकी के 11 साल गिने जाएंगे 14 साल में, कि पिछले 14 साल में 11 साल कम से कम इंडिया में रहा हो, तो ये टोटल मिला के 1 + 11 12 साल हो जाते हैं जी, तो ये 12 साल रह रहा हो जी। इसमें जी एक्ट एक सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, इसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 बनाया गया, और इसमें जी जो माइनॉरिटीज़ पीपल हैं 3 कंट्रीज से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, वहाँ पे जैसे जी हिंदू माइनॉरिटी में है, मतलब उनकी जनसंख्या कम है, मुस्लिम लोग ज़्यादा जी इन कंट्रीज़ में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में। तो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इन धर्म के लोग अगर इंडिया में आए हैं इन 3 कंट्रीज से 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उनको क्या जी इलीगल माइग्रेंट नहीं समझा जाएगा, मतलब अवैध माइग्रेंट नहीं समझा जाएगा उन्हें, और उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी। और उनके लिए जी नेचुरलाइजेशन पे जो टाइम पीरियड है ना 12 साल का, 12 साल का 1 + 11 ईयर, यानी कि 1 + 11 ईयर का है, तो वो 11 ईयर उनके लिए 5 ईयर तक रिड्यूस कर दिए जाएंगे, समझ गए। मतलब नेचुरलाइजेशन के थ्रू लोग जो आएंगे जी उन्हें टोटल 12 साल में लेनी पड़ती है ना, 12 साल रेजिडेंट हो, यानी कि 1 + 12 मतलब 1 + 11, और वो 11 ईयर देखे जाते हैं जी 14 साल में। तो अब ये 11 ईयर उनके लिए सिर्फ 5 ईयर हैं जी, यानी कि 5 + 1। अगर वो 6 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं जी, 3 कंट्रीज से आए हैं,
31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से ये 6 धर्म के लोग अगर इंडिया में आए तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी अगर वो पिछले 6 साल से रह रहे हैं। समझ गए। अब ये चीज़ याद रखनी है जी, जो एनपीआर को अपडेट करते हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, या सेंसस कराई जाती है जी हर 10 साल में, जनसंख्या की काउंटिंग होती है, जनगणना होती है, सेंसस होती है, तो उसको कराता कौन है जी? ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस है, जो एक ऑफिसर है जी, ऑफिसर रजिस्ट्रार जनरल, या फिर बोल सकते हो एक्स ऑफिसियो सेंसस कमिश्नर, ये कराते हैं जी सेंसस। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं जी? ये मिनिस्ट्री याद रखनी है जी आपको, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्री साहब के अंडर आती हैं जी, गृह मंत्री कराते हैं जी इनकी, जो हर 10 साल में सेंसस होती है वो कराते हैं। अब नेक्स्ट है जी टॉपिक हमारा, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है जी एजुकेशन इंडेक्स रैंकिंग। ये क्या है जी? इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज करती है जी। अभी 2019-20 की रैंकिंग ये रिलीज की, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स भी बोल सकते हो जी आप इसको। इसमें क्या है जी, कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने कैसी परफॉर्मेंस की है एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में, तो उसका देखा जाता है जी इसमें, मतलब उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसके बेस पे ये इंडेक्स निकाली जाती है। और इसे निकालता कौन है जी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। और इसमें 70 इंडिकेटर होते हैं जी, जिनके बेस पे ये स्कूल को जी या स्टेट को, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को ग्रेडिंग दी जाती है कि हाँ इसको, जैसे मान लो जी जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया A++ ऐसे दे देंगे ग्रेडिंग, उसमें एजुकेशन में ज़्यादा प्रमोट किया किसी किसी स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में। तो ये फर्स्ट पब्लिश की गई थी जी 2019 में, और रेफरेंस ईयर लिया था 2017-18 का। रेफरेंस ईयर का मतलब है जी 2017-18 में स्कूल एजुकेशन कैसी थी और अब 2019 में कितनी इंप्रूवमेंट हुआ है, तो उस तरह से स्टेट और यूनियन टेरिटरी को ग्रेडिंग दे दी गई। समझ गए हो। इसमें जी कुछ 2 इंडिकेटर मेन होते हैं कैटेगरी में, जैसे आउटकम देखी जाती है और गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट देखा जाता है कि बच्चे ने स्कूल में क्या सीखा, कैसी एजुकेशन आई, कैसी एजुकेशन है उसमें, और गवर्नेंस और मैनेजमेंट कैसा है जी उन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, उसके बेस पे दी जाती है जी। समझ गए हो। और इसमें सब कैटेगरी होती हैं, टोटल मिलाकर 70 इंडिकेटर होते हैं जिनके बेस पे देखते हैं। ये इंडिकेटर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये देख लें, ये सारे जो 70 इंडिकेटर हैं, 70 इंडिकेटर 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आउटकम्स और सेकेंड है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। अब इसके ऑब्जेक्टिव यही है जी, ताकि जो स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं उनमें क्या जी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जा सके, ताकि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट किया जा सके और ट्रांसफ़र किया जा सके टीचर्स का। अगर मान लो जी कोई टीचर की भर्ती करनी है या उसे ट्रांसफ़र करना है एक स्कूल से, ऑनलाइन किया जा सके और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इंटरनेट के जरिए ही उनकी स्टूडेंट हो या टीचर हो अटेंडेंस ली जा सके, इसको प्रमोट करना है जी इसके थ्रू, ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू। इसका सिग्निफिकेंस क्या है जी, इंपॉर्टेंस इसका यही है जी, कौन सा स्टेट पीछे रह रहा है जी एजुकेशन के मामले में, इसको आइडेंटिफाई करेंगे और उनका गैप ब्रिज करने की कोशिश करेंगे। मतलब उसको, जो स्टेट पिछड़ा हुआ है उसको भी, जो डेवलप स्टेट है उसके मुकाबले लेके आना स्कूल एजुकेशन में। अभी लेटेस्ट फाइंडिंग क्या है जी, अभी रैंकिंग में क्या आया है देखो जी, जो पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड और केरल हैं, इनको A++ ग्रेडिंग दी गई है 2019-20 में, और इनको A+ कैटेगरी में रखा गया है दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली। देखो इतना याद करना आपको ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। अगर आप अपने स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, जैसे मान लो आप हरियाणा PCS की कर रहे हो, दिल्ली की कर रहे हो, या राजस्थान PCS की कर रहे हो, या पंजाब PCS की, तो इसमें क्या है, अपने बस अपने अपने स्टेट की रैंकिंग देख लो, अपने स्टेट की रैंकिंग क्या है। समझ गए हो। पंजाब का जी सबसे हाईएस्ट स्कोर है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट में, सबसे अच्छा स्कोर है, और बिहार और मेघालय का स्कोर सबसे लोएस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी में जी। तो यही था जी इस रैंकिंग में। अब क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड हम। फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, आपको बताना है परमाफ्रोस्ट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई है जी। परमाफ्रोस्ट, ये बताना है इसकी क्या मतलब है जी, इसकी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी जी। परमाफ्रोस्ट इज एनी ग्राउंड दैट रिमेन्स कंप्लीटली फ्रोजन फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। परमाफ्रोस्ट उसको बोलते हैं जी को जो कम से कम पूरी तरह से जमा हुआ है, जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है जी ग्राउंड पे कम से कम 2 साल के लिए, तो उस रीजन को बोल देते हैं परमाफ्रोस्ट। नेक्स्ट है जी, दे आर लोकेटेड ओनली इन हाई लैटिट्यूड्स अराउंड द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन। ये क्या है जी, हाई लैटिट्यूड में मिलते हैं जी, आर्कटिक या अंटार्कटिक ओरिजन में, मतलब रीजन में। ये देखो जी हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, और नॉर्दर्न साइड में इसको जी बोलते हैं आर्कटिक रीजन, आर्कटिक ओशियन है यहाँ पे, और इसको बोलते हैं जी सदर्न साइड में, सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक रीजन, क्योंकि अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, तो सिर्फ यहीं पे मिलता है क्या, परमाफ्रोस्ट। नेक्स्ट है जी, इसमें जी जो परमाफ्रोस्ट में जो कार्बन जमा होता है बर्फ़ में जी, यानी कि जो बर्फ़ है उसमें कार्बन जमा होता है, वो डबल होता है, ट्वाइस होता है, किसमें, जितना अर्थ एटमॉस्फेयर में कार्बन मिलता है ना, उससे दुगना मात्रा में कार्बन जमा होता है परमाफ्रोस्ट में अप्रोक्सीमेटली। तो आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है, 1 2 1 3 3 ओनली 1 2 3।
देखो जी सेकंड बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कह रहा है सिर्फ आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में भी मिलता है सिर्फ परमाफ्रोस्ट। क्यों गलत है? क्योंकि जी यहाँ पे आपको पता है हिमालयाज में भी बर्फ़ जमी हुई है, वहाँ पे भी परमाफ्रोस्ट है, 2 साल से ज़्यादा तक जमी रहती है, तो इसलिए गलत होता है जी दूसरा। तो हमारा बी सही हो जाएगा जी, 1-3 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है जी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट क्या है, इसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला कह रहा है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो होते हैं ये लगभग 500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में होते हैं जी, अर्थ से ऊंचाई में वहाँ पे। और जो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट होते हैं वो 36,000 किलोमीटर दूर होते हैं अर्थ से। नेक्स्ट है जी ये क्या है, ये स्ट्रॉन्गर सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और फास्टर स्पीड देते हैं जी। जो फिक्स्ड सैटेलाइट सिस्टम होता है ना जी ट्रेडिशनल, जो 36,000 किलोमीटर अबव सैटेलाइट होते हैं उनसे ज़्यादा स्पीड होती है जी लो अर्थ एव सैटेलाइट की। मतलब मान लो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करनी है या कोई सर्विस देनी है, तो उसके जो सिग्नल होते हैं जी स्ट्रॉन्गर होते हैं और फास्टर स्पीड में होते हैं, अपेक्षा किसके, जो 36,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर अबव सैटेलाइट होते हैं उनसे ज़्यादा। नेक्स्ट बोल रहा है जी इंटरनेट कनेक्टिविटी जो होती है जी थ्रू लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट। जैसे जी जो घरों में जो केबल के जरिए इंटरनेट आता है फाइबर ऑप्टिक के जरिए, उनसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के जरिए अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। मतलब लो अर्थ सैटेलाइट से जी जो इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे कम कॉस्ट लगेगी। नेक्स्ट अब ये जी 3 स्टेटमेंट, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, पहला दूसरा दूसरा या सिर्फ 2-3 या फिर ऑल ऑफ द अबव 1-2-3। देखो जी तीसरा बिल्कुल गलत है, क्यों? क्योंकि जी ये कह रहा है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट में कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट इफेक्टिव कम है। नहीं जी, ये हमने कल भी अपने इसमें पढ़ा था सीरीज में, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट को सैटेलाइट है उनको लॉन्च करने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए जी, इन्वेस्टमेंट चाहिए, समझ रहे हो? तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा जी। बाकी के 2 बिल्कुल सही हैं, तो हमारा 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है जी जो प्राइमरी एडिबल ऑयल है जी, मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ एडिबल कौन कौन से इनमें, मतलब जो हम तेल वगैरह खाने के लिए यूज करते हैं वो उनमें से मेन तेल कौन से हैं ये बताना जी आपको। आपका मस्टर्ड, ग्राउंड नट, कोकोनट ऑयल, पाम, सोयाबीन, कौन कौन से जी इनमें 1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 5 या ऑल ऑफ द अबव। देखो जी कोकोनट आपको पता है बहुत कम यूज किया जाता है कोकोनट ऑयल और ऑल पाइन, लेकिन हाँ मस्टर्ड का, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, ग्राउंडनट और सोयाबीन का तेल ये मेनली यूज किए जाते हैं जी, यानी कि बी हो जाएंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ एडिबल ऑयल। नेक्स्ट आपको बताना जी स्पेशल 301 रिपोर्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट बतानी है जी इसके रिगार्डिंग करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। पहली कह रही है जो स्पेशल 300 रिपोर्ट है ये एनुअली हर साल प्रिपेयर की जाती है यूएसटीआर के जरिए, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अमेरिका का एक ऑफिस का नाम है जी यूएसटीआर। तो ये रिपोर्ट तैयार करता है क्या, इस रिपोर्ट में जी प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज की एक लिस्ट होती है जिसमें दैट हैव इन एडुकेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। मतलब ये रिपोर्ट क्या करती है जी, जो भी मान लो किसी कंट्री ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कानून अपने सफिशेंट नहीं बनाए हुए अपनी कंट्रीज़ में, उनको जी इंक्लूड करती है इस लिस्ट में। दोज कंट्रीज लिस्टेड अंडर प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज में भी सब्जेक्ट टू ट्रेड सैंक्शन। जिस भी कंट्री को प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज, ये लिस्ट है जी एक इस नाम की लिस्ट, जो मान लो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज को सफिशिएंट तरीके से नहीं बनाते उनको इसमें लिस्ट कर दिया जाता है, इस लिस्ट में उसमें अंडर इसमें डाल दिया जाता है प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज की लिस्ट में, और उस पर व्यापार संगठन मतलब व्यापार प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ट्रेड सैंक्शन, मतलब उससे व्यापार बंद कर देता है अमेरिका, या फिर आपका जी उसमें लोन वगैरह जो मिलते हैं जी उन पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है एएमएफ या वर्ल्ड बैंक के जरिए। नेक्स्ट है जी इंडिया हैज़ नेवर बीन लिस्टेड अंडर प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज। इंडिया कभी भी इस लिस्ट में नहीं इसका नाम लिखा गया, आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, 2 3 4 2 3 या ऑल ऑफ द अबव। देखो जी इसमें है जी ऑल ऑफ द अबव, डी करेक्ट है जी। देखो एक और लिस्ट तैयार करता है ये यूएसटीआर जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी, प्रायोरिटी की स्पेलिंग यही है प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। इसमें इंडिया को लिस्ट किया गया है जी, लेकिन इसमें कभी लिस्ट नहीं किया गया प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज़ की लिस्ट में, तो इसमें किया गया था, यानी कि ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएंगे जी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना जी अरेबियन सी में क्या जी कम साइक्लोन्स आते हैं और बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा आते हैं, तो इसका रीज़न क्या है ये बताना आपको, करेक्ट कौन सा है जी ये बताना स्टेटमेंट। देखो जी क्योंकि बे ऑफ बंगाल ज़्यादा गर्म है अरेबियन सी से, इससे लिए आते हैं इसमें, और बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स चक्रवात। अरेबियन सी में जी सैलिनिटी है वो बे ऑफ बंगाल से ज़्यादा है। नेक्स्ट बोल रहा है जी जो टाइफून ओरिजिनेट होते हैं पैसिफिक ओशन में, वो क्या है जी बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी वजह से बे ऑफ बंगाल में एक ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है जी यहाँ पे क्या है बे ऑफ बंगाल में जी जो फ्रेश वाटर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे फ्लो करता रहता है, गंगा ब्रह्मपुत्र से पानी आता रहता है,
तो इसकी वजह से भी साइक्लोन डिप्रेशन बन जाता है जी, आइडियल कंडीशन बन जाती है लो प्रेशर सिस्टम, इसकी वजह से ज़्यादा साइक्लोन आते हैं। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट है जी, पहला दूसरा तीसरा, पहला तीसरा चौथा, 1 3 या फिर 1 2 3 4। देखो जी ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हैं, डी के डी सारे के सारे, ये सारे के सारे रीजन है जी जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आते हैं। नेक्स्ट है जी आपका साइक्लोन के रिगार्डिंग ये आपको स्टेटमेंट बतानी है जी, करेक्ट कौन सी है। पहली बोल रही है ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, लार्ज सिस्टम ऑफ विंड है जिसमें सर्कुलेट करती है लो प्रेशर के, जो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके अराउंड विंड सर्कुलेट करती है, और नदर्न हेमिस्फेयर में जी ये काउंटर क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं नदर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन। नेक्स्ट कह रहा जी जो फैक्टर हैं जो साइक्लोन को अफेक्ट करते हैं, विंड स्पीड, विंड की डायरेक्शन, टेम्परेचर है जी, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, ये क्या है जी साइक्लोन को डेवलपमेंट करने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है जी जैसे जैसे प्रेशर आई का प्रेशर है जी, देखो 3 पार्ट होते हैं जी साइक्लोन के, ये आई होती है जी बीच में, और ये आपका आई वॉल होता है, फिर आउटर एरिया। जो आई होती है जी अगर उसका प्रेशर मान लो जी कम होगा तो विंड की स्पीड क्या है जी डिक्रीज होगी। आपको बताना है जी कौन सा करेक्ट है, पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा या ऑल ऑफ दी अबव। देखो जी तीसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर देखो ये तो लो प्रेशर सिस्टम ही है ना, लो प्रेशर के अराउंड साइक्लोन बनता है जी। साइक्लोन नहीं पढ़ा है तो जी आप साइक्लोन का देख सकते हो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाके, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये क्या होता है जी लो प्रेशर सिस्टम जनरेट होता है, उसके अराउंड विंड घूमती रहती है और समुद्र का पानी घूमने लगता है, और विंड फिर क्या है जी इवोपरेट होती रहती है, मॉइस्चर लेके जाती है वाटर वेपर, और बादल बनाती है, बादल विंड के साथ आते हैं, फिर बरसात होती है, तूफान आता है। तो ये लो प्रेशर के अराउंड होता है, और जैसे ही लो प्रेशर होता है विंड की स्पीड डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज हो जाती है, और इसमें लिखा डिक्रीज, इसलिए दूसरा गलत है, लेकिन बाकी के दो सही हैं जी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नहीं है जी, आप इतने ही क्वेश्चन थे जी, तो इतना ही था बस, समाप्त।